नमस्कार विद्यार्थियों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नया कोर्स आया है साहित्य, सिनेमा और संस्कृति पर, आज मैं उस व्याख्यान माला की चौथे व्याख्यान पर हूँ। साथियों, आज मैं बंदिनी फिल्म पर कुछ बातचीत करना चाहूँगी, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, वैल्यू एडिशन कोर्स के पाठ्यक्रम में। बंदिनी की प्रासंगिकता, उसकी परिकल्पना और उसमें कैसे समाज और संस्कृति दिखाई देती है। मेरी पूरी कोशिश होगी इस व्याख्यान में कि आप उससे रूबरू हों। विद्यार्थियों, ये 1963 में फिल्म आई, बिमल रॉय लेकर आई ये फिल्म। बिमल रॉय चर्चित थे स्त्री प्रधान, वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बनाने के लिए। पहले उनकी फिल्म आ चुकी थी सुजाता, बेहतरीन फिल्म थी। स्त्री प्रधान फिल्मों में ही वो और कई फिल्में उनकी फहरिस्त में हैं। आप आज बंदिनी पर विशेष चर्चा सुनेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो फिल्म समाज से कैसे जुड़ती है, हमारी संस्कृति के किन ज़रूरी हिस्सों को सेंसिटाइज करती है आपके भीतर। मैं उस पर भी बात करूंगी। सुजाता बेहतरीन स्त्री प्रधान फिल्म थी। भारत जैसे पुरुष वर्चस्व, जिसे हम कहते हैं पुरुष प्रधान देश, है ना, 60 और 70 के दशक में इस तरह की फिल्म लाना, बंदिनी जैसी फिल्म लाना, दरअसल ये एक दुस्साहस का काम है, सराहनीय काम है। और ये दुस्साहस विमलदा में थी, विमल रॉय में थी। हालांकि आज भी जब विमल रॉय की चर्चा हम जब करते हैं तो जो फिल्मों के जानकार हैं वो इस बात पर हमेशा बल देते हैं कि चाहे काबुली वाला हो, 2 बीघा जमीन हो, मधुमती हो, है ना, या सुजाता हो, इन फिल्मों की चर्चा ज्यादा होती है। मतलब मुकाबले में बंदिनी की चर्चा कम होती है। अमूमन बंदिनी को गुलजार साहब का डेब्यू फिल्म कहा जाता है, इसी रूप में याद ही किया जाता है। गुलजार साहब ने 23 साल की उम्र में इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना आगाज किया था, अपनी शुरुआत की थी। बहुत सारे मौकों पर गुलजार साहब की जब भी कोई बातचीत आप देखें, कोई टॉक शो देखें, तो गुलजार साहब बताते हैं कि उस वक्त मैं एक मोटर गैराज में पेंटर का काम करता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड में आऊँगा। उस दौर में बॉलीवुड में बिमल रॉय, एस.डी. बर्मन और शैलेंद्र, इनकी बड़ी अच्छी जुगलबंदी चल रही थी। एक बार किसी बात को लेकर शैलेंद्र और सचिन देव बर्मन, एस.डी. बर्मन में थोड़ी सी अनबन हुआ करती थी। बुद्धिजीवियों में तो अनबन बहुत जाहिर सी बात है। अनबन हो गई। शैलेंद्र के कहने पर गुलजार के दोस्त देबू सेन उन्हें लेकर बिमल रॉय के पास आए और बिमल रॉय ने उन्हें ये सीन समझाया। तब गुलजार साहब ने मेरा गोरा रंग लैले ये गाना लिखा। गुलजार साहब बताते हैं कि मेरा गाना खत्म होते होते शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन की दोस्ती वापस पटरी पर आ गई थी। और उसके बाद एस.डी. बर्मन ने कहा कि किसी नए आदमी के साथ मुझे काम करने में थोड़ी मुश्किल होती है, मेरा कंफर्ट जोन ये नहीं है, तो आसानी नहीं होगी। शैलेंद्र के लिए बहुत अजीब सी परिस्थितियां पैदा हो गई थी। तब बिमल रॉय को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा लिखने वाले के साथ हम इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। बिमल रॉय ने कहा कि तुम अभी मेरे लिए असिस्टेंट बन जाओ, वापस उस गराज में मत जाना। गुलजार साहब से कहा, वापस उस गराज में मत जाना। गुलजार जी के लिए तो ये एक बड़ा लम्हा, मतलब बड़ा क्या कह सकते हैं, बड़ा भावुक क्षण था, क्योंकि इसके पहले उन्हें कभी किसी ने इस तरह से तो प्रोत्साहित नहीं किया था कि हाँ, डायरेक्शन में आकर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आ जाओ। गुलजार साहब इतने भावुक हो गए कि फूट फूट कर रोने लगे। वे आज भी कई वार्ता में भावुक रोते हुए पाए जाते हैं, तो फूट फूट कर रोने लगे। इस तरह से भारत को गुलजार साहब जैसा नायाब गीतकार और फिल्मकार मिला, जिसने आगे चलकर, आप खुद साक्षी हैं इस बात की, कि भारत को एक से एक बढ़कर बेहतरीन गाने, नज़में, कविताएं, शायरी, गज़लें और फिल्में दी। बंदिनी की कहानी नवेंदु घोष ने लिखी थी, याद रखिएगा, नोटिस में लीजिए। यह फिल्म मुख्यतः चारुदत्त चक्रवर्ती की कहानी तामसी पर आधारित है, इसे भी नोटिस में लीजिएगा। फिल्म की कहानी का कालखंड अगर मैं बात करूं, जिसकी प्रासंगिकता आप बात करते हैं, यह आजादी से पहले का है, यानी देशभक्ति,
आजादी के लिए क्या कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, या आजादी से प्रेम, देश से प्रेम। आप समझ रहे हैं, प्रेम का स्वरूप बदल रहा है, भक्ति का स्वरूप बदल रहा है, और देशभक्ति और देश प्रेम। तो आप ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडिशन कोर्स में साहित्य सिनेमा संस्कृति पढ़ते हुए आपके पाठ्यक्रम में ये कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नैतिक मूल्य हैं जो आपको सेंसिटाइज करने हैं, जो आपको लाने हैं। और इसीलिए ये वैल्यू एडिशन कोर्स कहलाता है कि देश प्रेम, देशभक्ति, इस जज्बे की उस समय जरूरत भी थी, और वो जज्बा इसमें दिखाई देता है। चलिए तो बात करते हैं। तो उसको जगाने का, इस तामसी नाम का जो कहानी थी, ये चारुदत्त चक्रवर्ती जी की कहानी थी तामसी, इस पर आधारित बंदिनी फिल्म थी। फिल्म का जो मोटिव था वो वही था, देश प्रेम, देशभक्ति, या अपनी आज़ादी को लेकर और स्त्री की आज़ादी को लेकर। हाँ, प्रेम, भक्ति और आज़ादी, ये तीन चीज़ें मिलकर बंदिनी को परिभाषित करती हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ। फिल्म के मुख्य किरदारों में देखें तो आप कल्याणी हैं, नूतन। उनकी कहानी जेल से शुरू होती है, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर देवेंद्र यानी धर्मेंद्र से होती है, जो महिला वार्ड में टीबी के डॉक्टर हैं। और महिला वार्ड में एक टीबी ग्रस्त जो मरीज है, उस महिला कैदी का इलाज करने के लिए बार बार आते हैं। तो डॉक्टर देवेंद्र माने धर्मेंद्र कहते हैं कि इस मरीज को देखभाल की बहुत ज़रूरत है, और एक क्या कहते हैं, एक परवाह की, एक किसी संसाथ की और देखभाल की ज़रूरत है। तो क्या आप में से, यानी वो जो जितनी बंदनियां हैं जेल में कैद, आप में से कोई इनकी देखभाल करेगा? क्योंकि लोग तो टीबी सुनकर, तपेदिक सुनकर लोग पीछे हट जाते हैं, सब पीछे हट जाते हैं। पर कल्याणी कहती है कि हाँ, मैं इनकी देखभाल करूंगी। और इस बात पर जेलर और डॉक्टर देवेंद्र दोनों हतप्रभ हैं, हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपनी मौत की कगार पे हैं, जो कभी भी मतलब जो उन्होंने अपने जीवन को जी लिया है, उन्होंने उसकी सेवा भाव करने से, उसकी देखभाल करने से पल्ला झाड़ लिया। तुम क्यों करना चाहती हो? तुम तो अभी अपने युवा काल में हो, अभी तुम्हें बहुत दिन देखने हैं, अभी बहुत जीवन पड़ा है तुम्हारे पास। क्या तुमको पता है कि कितनी खतरनाक बीमारी है, कितनी संक्रामक होती है ये? क्या तुमको पता है कि ये जवान लोगों को और बड़ी तेजी से अपने ग्रास में लेती है, ग्रस लेती है, और तेजी से संक्रमण इसका फैलता है? तो कल्याणी कहती है कि उसका इस भरी पूरी दुनिया में कोई नहीं है, दूर दूर तक अपना कोई नहीं है। और उसके बाद इलाज शुरू हो जाता है, डॉक्टर को भी ये बात जच जाती है और इलाज शुरू हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र का रोज रोज आना, अपने मरीज के लिए ही, लेकिन सेवा भाव में जुटी कल्याणी को देखना, कल्याणी की तरफ झुकाव, उनका एक अपनाव लगाव बढ़ने लगना, और दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां जेलर तक पहुंचना या जेल के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाना, ये सब उस कहानी की घटनाएं और परिस्थितियां हैं। तो विद्यार्थियों, कल्याणी डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप ये जानते हैं, जो आप मेरी ओर इस अधिकार भाव से, अपनाव से, प्रेम से झुके जाते हैं, क्या आपको इस बात की खबर भी है कि मैं किस अपराध की सजा काट रही हूं? डॉक्टर देवेंद्र बताते कि हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन किसी की गलती से उसे हमेशा हमेशा के लिए, पूरे जीवन के लिए दोषी बना देना, वो अपनी सजा काट रहा है, अपनी सजा भुगत रहा है, पर जीवन भर के लिए उसे दोषी बना देना, ये बात अन्यायपूर्ण है, ये बात सही नहीं है। कल्याणी कहती है कि मैं हत्या की दोषी हूं, मैं आपके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखती हूं, और बस इससे ज्यादा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूं, आपके प्रति भक्ति रखती हूं, पर इससे ज्यादा कि मुझसे कोई उम्मीद आप ना करें, मैं इससे ज्यादा आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। कल्याणी प्रेम से भागती है विद्यार्थियों। कल्याणी जेल के अंदर हो रही तमाम चर्चाओं से न, गॉसिप, क्योंकि बंदिनी है और स्त्रियां इस तरह की प्रेम की उड़ती खबर सुनकर इसकी चर्चा में बहुत मशगूल हो जाती हैं। तो इस चर्चा से बचने के लिए कल्याणी अपने आप को डॉक्टर देवेंद्र से अलग करना चाहती है, खुद को उनसे कटने लगती है।
थोड़ी बातचीत और मुलाकातों के बाद डॉक्टर देवेंद्र कल्याणी को बताते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा का मैं आदर करूंगा, मैं तुम्हारे फैसले का आदर करूंगा, और जो तुम्हारा फैसला हो मेरा फैसला होगा। अब मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगा। वो हॉस्पिटल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। जेलर डॉक्टर देवेंद्र की माने जो जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको जानना चाहते हैं डॉक्टर देवेंद्र के कि आखिर ऐसी क्या बात है कि कल्याणी ने डॉक्टर देवेंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भाई वो प्रतिष्ठित हैं, डॉक्टर हैं, देखने सुनने में अच्छे हैं, युवा हैं, तो कल्याणी ने उन्हें क्यों, उनके प्रस्ताव को क्यों ठुकराया। जेलर के कहने पर कल्याणी उन्हें अपनी आप बीती, अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखकर बताने को कहती है। अपनी बीती जिंदगी के बारे में लिखकर बताते हुए देवेंद्र के बारे में कल्याणी को जो पता चलता है और जेलर को जो पता चलता है कि कल्याणी अपनी माँ और भाई को बहुत पहले खो चुकी है। कल्याणी के भाई सोशल वर्कर रहे हैं और वो किसी हादसे में कल्याणी जैसी ही अबोली बच्ची को, जो मुखर नहीं है, जो अपने लिए लड़ नहीं सकती, सीधी सादी है, गौ सी है, उस लड़की को बचाते हुए उनकी मौत हो जाती है भाई की। वह गांव में अपनी पोस्टमास्टर पिता के साथ रहती थी और एक दिन अजीब परिस्थितियों में इत्तेफाक से कल्याणी की मुलाकात आज़ादी के दीवाने विकास यानी अशोक कुमार से होती है। अब ये दूसरे नायक धर्मेंद्र के बाद पैरेलल जो नायक अशोक कुमार से होती है। अब विकास को कल्याणी अच्छी लगती है, जिसके कारण अब ये जान ले कि वो आज़ादी का दीवाना है, यानी क्रांतिकारी है। विकास को कल्याणी अच्छी लगती है और इसके कारण कल्याणी के घर उसका आना जाना बढ़ने लगता है। और उसके बाद गांव में उन लोगों के रिश्तों को लेकर फिर चर्चा शुरू हो जाती है। स्त्री अगर सुंदर है, स्त्री अगर सुशील है, स्त्री अगर अबोल है, मुखर नहीं है, तो उसकी चर्चा होना और उसके प्रेम की चर्चा होना बड़ी आम सी बात है। तो विकास के आने जाने से गांव भर में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। इस दौरान जब कल्याणी को भी विकास अच्छे लगते हैं, तो गुलजार साहब का जो डेब्यू वाला गाना है वो फिल्म को आगे बढ़ाता है और मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। तो मोहे पी का संग दे दे यानी कल्याणी की इच्छा भी विकास के साथ है। किसी भी लिरिसिस्ट के लिए इससे बेहतरीन डेब्यू नहीं हो सकता, क्योंकि वो गाना इतना रचनात्मक है। आप देखें गाने की रचनात्मकता देखेंगे तो समझ में आएगा कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई नया आदमी ये काम कर रहा है, कोई नया आदमी लिरिक्स लिख रहा है या फिल्म में ये कोशिश कर रहा है। तो गुलजार साहब ने फिल्म के हिसाब से जो देखा, जैसा महसूस किया वैसा लिख दिया। विकास का रंग गहरा है और कल्याणी, नाम से ही देखिए, नाम भी इस तरह का रखा जाता है फिल्म के किरदारों का। एक बार विकास को बुखार होता है और कल्याणी के घर वो रुक जाते हैं, जिसके बाद कल्याणी के गांव वाले उनके रिश्तेदारों को लेकर रिश्तेदारों में, गांव में, लोगों में विकास और कल्याणी को लेकर अफवाह शुरू हो जाती है, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। विकास कल्याणी से विवाह करने की बात कर देते हैं कि किसी भी लड़की को बदनाम नहीं होना चाहिए, उनकी वजह से वो कल्याणी से विवाह की बात कर देते हैं। और कल्याणी के पिता भी इस प्रस्ताव को मान जाते हैं। अब उसके तुरंत में ये सब होता है। किसी जरूरी काम से विकास को शहर जाना पड़ जाता है। वो वादा करके तो जाते हैं कि जल्दी लौटेंगे, लेकिन लौट कभी नहीं पाते, वापस लौट ही नहीं पाते। क्रांतिकारी हैं, आप जान रहे हैं, आज़ादी के खिलाड़ी हैं, आज़ादी के देश के क्रांतिकारी हैं। तो अब वो वापस नहीं लौट पाते, तो कहानी एकदम अलग मोड़ पर आ जाती है। ठीक, गांव में विकास के रिश्ते के साथ जो चर्चा थी उसने कल्याणी को बहुत हद तक बदनाम किया और कल्याणी का किरदार जो है लोगों की आंखों में चुभने लगा, गांव घर के लोगों में। इन सब से बचने के लिए कल्याणी अपने बुजुर्ग पिता को छोड़कर अपने पिया को, अपने प्रीतम को ढूंढने के लिए शहर जाने का निश्चय लेती है और रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है। इस सीन के दौरान बैकग्राउंड में बजने वाला जो शैलेंद्र और सचिन देव वर्मन एस डी बर्मन का बेहतरीन कंपोजिशन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना,
इस घाट को इस बाट को तुम भूल न जाना, बचपन के मेरे मीत मेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली, सभी गम के मारे ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। अब ये गीत आप देखें, आज की सिनेमाई रंग ढंग की तरह नहीं है कि पैच सा लगे। ऐसा लगता है कि कथानक का, कथ्य का, कंटेंट का जरूरी हिस्सा है गीत, और वे आपको झकझोर कर रख देगा। आपके दिमाग में तमाम सवाल और सवालों के जवाब, संधान, समाधान गुजरने लगेंगे। इस गीत में कल्याणी का धीरे धीरे आगे बढ़ना, बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखना, या एक अनकही बात कह जाता है, एक अनबूझा सैलाब जैसे उठा देता है कई सवाल और बवाल। तो कल्याणी के प्यार के प्रति जो उसका समर्पण है, या उसकी जिम्मेदारियों से उसका दूर होते जाना, या असमंजस की स्थिति में, या उस जो मनोवैज्ञानिक चीजें दिखाई जा रही हैं सिनेमा में, उसकी मनोदशा से गुजरना, दुविधा की मनोदशा से गुजरना, और फिर शहर पहुंचकर कल्याणी को वहां के अस्पताल में नौकरी मिलती है। कल्याणी को मानसिक रूप से एक विक्षिप्त महिला को की देखभाल का, उसके केयर टेकर के रूप में उसको ये नौकरी मिल जाती है, नर्सिंग जैसी नौकरी मिल जाती है। तो कल्याणी को पता चलता है वही महिला उसके होने वाले पति विकास की पत्नी है, जो आज़ादी की लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूरीवश उस गांव में ठहरा था, और फिर जो जिससे गांव भर में चर्चा हो गई थी कल्याणी के संबंधों की, और फिर कल्याणी से उसका जोर जबरदस्ती से जल्दीबाजी में, आनन फानन में शादी करा दिया गया था। उसे धक्का पहुंचता है, उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद कल्याणी के पिता भी कल्याणी को ढूंढते शहर आ जाते हैं, और कल्याणी से मिलने के लिए अस्पताल तक शहर आ जाते हैं, और एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। इन सारी घटनाओं से दुखी होकर कल्याणी के भीतर क्षोभ, नाराजगी, गुस्सा, बेचैनी, ये सारे भाव, अनुभव जो सिनेमा के जरूरी हिस्से हैं, ये आता है, और वह उस औरत को जहर देकर मार देती है। इस सीन के लिए बिमल रॉय ने जलते हुए स्टोव को कहानी का हिस्सा बनाया। कल्याणी अपना गुनाह कबूल कर लेती है, और उसे 7 साल की सजा हो जाती है। कल्याणी द्वारा लिखी गई इस कहानी से जेलर डॉक्टर देवेंद्र और डॉक्टर उनकी माँ को अवगत कराते हैं। डॉक्टर देवेंद्र की माँ इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कल्याणी को अपनी बहू तब भी बनाना चाहते हैं कि वो एक हत्या में शामिल रही है, एक विक्षिप्त महिला की उसने सेवा करते हुए केयर टेकर के रूप में थी, और हत्या कर देती है। तो वो बहुत समझाने के बाद कल्याणी डॉक्टर देवेंद्र से शादी करने को राजी हो जाती है। बंदिनी का क्लाइमेक्स आप देखें। अब क्लाइमेक्स आपको ये बताता है कि फिल्म का नाम बंदिनी क्यों है। कल्याणी डॉक्टर देवेंद्र के घर के लिए ट्रेन पर सवार होती है, और उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात वापस फिर से वो पूर्व प्रेमी विकास से हो जाती है, और उसे देखकर कल्याणी अपने प्रेम को, अपने समर्पण को, अपनी भावुकता को, या क्या कहें, जो पहला भाव उठा था वो तो विकास के लिए ही उठा था ना। जो पहला प्रेम, जिसे कहते हैं पहला प्रेम कभी भुलाया नहीं जाता, तो पहला प्रेम, वो भावुकता जो है उसकी प्रबल हो जाती है विकास को फिर से ट्रेन में देखकर। यहाँ फिर से आपको शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन की एक बेहतरीन कंपोजिशन सुनाई देगी। ओरे माझी मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार, ओरे माझी ले चल पार, वगैरह, मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी साजन की। तो ये गाने का एक मोटिव है, एक मीनिंगफुल मैसेज है, एकदम साफ मैसेज है कि कल्याणी को इसी लम्हे का जैसे पूरे जन्म इंतजार था। वो 7 वर्ष की सजा का काटना, बंदिनी होना, जेल की सारी यंत्रणा, और उस सबसे बाहर निकलकर जैसे इसी लम्हे की प्रतीक्षा थी, इसी लम्हे का इंतजार था। यहाँ कल्याणी विकास का पीछा करती है। विकास ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन के नज़दीक पानी पीने के लिए उतरता है, फिर जहाज पर सवार होता है, जाने लगता है। कल्याणी पीछे पीछे उसके भागती है। पानी का जहाज खुलता है, खुलता है मतलब निकलने वाला होता है, और जहाज पर चढ़ने के लिए एक पतली सी पट्टी बची होती है। कल्याणी को आखिरी समय में उस पतली पट्टी पर चढ़कर जहाज पर सवार होकर उस पार विकास के पास पहुंचता हुआ दिखाया जाता है, और विकास और कल्याणी के मिलन के साथ ही फिल्म द एंड खत्म हो जाती है।
बंदिनी अपने बेहतरीन स्क्रीन प्ले, डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक, उम्दा गाने, बेहतरीन गाने, मीनिंगफुल गाने, इस सब के साथ आज भी कहीं से भी वो पुरानी फिल्म नहीं लगती। आज भी कंटेम्प्रेरी लगती है। आज भी उन वैल्यूज को कि प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है, इंतजार क्या होता है, ये सब हमारी संस्कृति के जरूरी हिस्से हैं। परवाह क्या होता है, सेवा क्या होती है, ये इन चीजों को सेंसिटाइज करने में ये फिल्म आज भी कंटेम्प्रेरी है, आज भी नई है। अब आप देखें कि 1963 में ये फिल्म बनी थी, उस वक्त रिलीज हुई थी। फिल्म के सारे गाने हों, एक से एक बढ़कर गाने हैं, या कल्याणी के जेल में रहते हुए दिखाए गए जो वो गाने हैं, तो उसकी मनस्थिति को, पूरे मनोविज्ञान को, उस मनोग्रंथि को बाकायदा उद्घाटित करती हुई गाने एकदम सटीक लगते हैं। या शैलेंद्र जब लिख रहे हैं गीत कि अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, दीजो संदेशा पहुंचाए रे, पठाए रे, तो या अमवा तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारें, लौटेंगी फिर से तेरे आंगन में बाबुल, सावन की ठंडी फुहारें, छलक नयन मोरा कस के रेजियरा, छलके नयन बचपन की जब याद आए रे, बीते रे जुग की चिट्ठियां न पाती, ना कोई नैहर से आए रे। तो ये इतना मार्मिक कारुणिक गाना है कि हर बेटी को, हर स्त्री को द्रवित कर जाएगा, उसकी मायके की याद दिला जाएगा, एक नॉस्टैल्जिया में पहुंचा देगा। तो फिल्म में जब ये गीत बजना शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि फिल्म में कुछ देर के लिए एक रुकाव, एक ठहराव आ गया है। शैलेंद्र की कलम में जादू था, वो जादू आज तक बरकरार है, जो सिर्फ 3.5 मिनट में सभी महिलाओं को, हर उम्र की महिलाओं की मनोस्थिति को और पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुटकर देख रहा है। आशा भोसले जी ने गाया भी इस कदर है। यह गाना उस वक्त के ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण भारत की महिलाओं का दर्द, महानगरीय महिलाओं का यौवन, बचपन, मायका, उस दर्द, उस तकलीफ, करुणा को भरपूर ढंग से दिखाता है। देखिए आप, पहले से देश बहुत बदल चुका है, लोगों की स्थिति, जीवन स्तर बदल चुका है, भारत पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है, बदल रहा है, लगातार विकसित हो रहा है। लेकिन ये गाना और इस गाने के मोटिव, इस गाने का मीनिंगफुल मैसेज, इस गाने की को जो करुणा, जो मर्म, जो द्रवित करने की बात है, क्या कहते हैं, त्वरा है, जो ताकत है, वो अब भी बरकरार है। आज भी जितनी बार भी ये फिल्म देखेंगे, गीत जब सुनेंगे आप, तो रो पड़ेंगे। तो बंदिनी खत्म होते होते एक सकारात्मक संदेश विद्यार्थियों छोड़कर जाती है फिल्म। आपके भीतर प्रेम, आपके भीतर समर्पण, आपके भीतर सेवा भाव, आपके भीतर चुपचाप अपने काम में रत रहना, पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से, भक्ति से, और आपके भीतर एक संतुलन कि दुनिया में बाहर प्रेम है और भीतर भी प्रेम से आप लबालब हैं, इसमें किस तरह से आप संतुलन बनाएं। इस तरह से ये बंदिनी फिल्म आपको सेंसिटाइज करती है, आपको वैल्यू ऐड करती है, आपके भीतर एक उन मूल्यों को ऐड करती है, जोड़ती है। इसलिए बंदिनी आपको आपकी फिल्मी टेस्ट को, आपकी रुझान को बढ़ाती है, और भारत में बॉलीवुड के बेहतरीन दौर को महसूस अगर करना है, उस स्वाद को अगर आपको लेना है तो बंदिनी ज़रूर देखनी चाहिए, और शोधार्थियों इस पर आपको समीक्षा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।